हम जो इसको फॉर्मली पे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे साथ जो है इस इवेंट को, इस सेमिनार को कंडक्ट करने में जो सपोर्ट किया है, कोलैबोरेट किया है, वो सिंध बायोटेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन, पाकिस्तान बायोटेक्नोलॉजी एसोसिएशन, फिक्र इल्म और जो है वो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो जिन्होंने कोलैबोरेट किया इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और आप सब जो है वो किसी न किसी हद तक इनके साथ वाबस्ता हैं, चाहे फेसबुक पेज पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर। तो हम लोगों ने कोलैबोरेशन इसलिए स्टार्ट की है कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को जो है सपोर्ट कर सकें डिफरेंट चीज़ों के लिए, जॉब्स के लिए, उनको डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक्स के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के लिए। तो इसके लिए जो है वो हमारे जो कोलैबोरेटर्स हैं उनको भी मैं दावत दूंगा एंड में कि वो आएँ और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। तो अभी हम इस वक्त स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं वो हम नोट कर जो है वो आंसर देंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके एंड में जो चैट बॉक्स है, आई होप सबने चैट बॉक्स देख लिया होगा। जो चैट बॉक्स है उसमें मैं लिंक पेस्ट करूंगा, ठीक है। वो लिंक जो है वो 1 घंटे के लिए एक्टिव होगा। आप उस लिंक पे जाओगे, वो फीडबैक का लिंक है, उसको खोलोगे, एक वैसा ही सिमिलर फॉर्म खुल जाएगा। जब उस फॉर्म को आप खोलोगे तो आप जो है वो एक फॉर्म आ जाएगा, उसमें अपना ईमेल एड्रेस, नाम आप डालोगे और उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन डालोगे, अपना नेम, यूनिवर्सिटी नेम की जो सर्टिफिकेट आप प्रिंट करना चाहते हो। उसके बाद आप ओके करोगे। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरे पेज पे जो है वो 8 क्वेश्चंस होंगे, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आप उसके जल्दी से आंसर दोगे, जो कि हार्डली 2-3 मिनट का काम है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसमें मौजूद है, यानी वहाँ पे क्वेश्चंस है। तो आप इसको और से सुनेंगे। एंड में, सबसे एंड में वो लिंक शेयर करूंगा। जो बंदा सक्सेसफुली सबमिट करेगा उसको सर्टिफिकेट जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट सेशन। हम आज बात करेंगे पीसीआर की। और अच्छा, मैं क्वेश्चन के बारे में ये बोलूंगा कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो बहुत बेसिक हो, आपके लगे यार ये दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, मगर स्टिल हम चाहेंगे कि वो सवाल आप हमसे करें। होता है ना, अक्सर लोगों को सवालात होते हैं, वो पूछें। कोई क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता, चाहे आपको ये लगे कि नहीं ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सब क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो पीसीआर क्या होता है? पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाते हैं किसी भी डीएनए या आरएनए की टारगेट सीक्वेंस की। यानी स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ए टी जी सी सी सी, इस तरह करके डिफरेंट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जो डिफरेंट स्पीशीज के लिए डिफरेंट जो है जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। ये होता कैसा है? इसमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज से सब वाकिफ होंगे। डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए बनाने वाला एंजाइम। मगर थर्मोस्टेबल ऐसा एंजाइम जो बहुत हाई टेम्परेचर्स पे भी एक्टिव रहता है और काम कर सकता है, और डीनेचर नहीं होता। तो पता है नॉर्मली जो ह्यूमन बैक्टीरियल प्रोटीन्स होती हैं ज्यादातर 37 डिग्री पे एक्टिव होती है। जैसे आप 37 से 38, 39, 40, 42 पे जाते हैं तो वो प्रोटीन्स, कोई भी प्रोटीन जो है वो नहीं होती। बैक्टीरियल प्रोटीन 25 पे होती है। तो जो मैमेलियन प्रोटीन्स होती हैं ज्यादातर वो 37 डिग्री पे एक्टिव होती है। मगर जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं ये 60, 70, 80, 90 डिग्री तक जो है ये सरवाइव करते हैं और अपनी एक्टिविटी बरकरार रखते हैं और डैमेज नहीं होते, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज जो है वो है टैक, TAQ, टैक, टैक डीएनए पॉलीमरेज। ये टैक डीएनए पॉलीमरेज जो है ये एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था जो थर्मोफिलिक था। थर्मोफिलिक मतलब जो इंटेंस हीटेड एनवायरनमेंट में रहता है। आपने देखा लावा बह रहा होता है, लावा के आसपास पानी होता है, तो ये उसी तरह की जगह से आइसोलेट किया गया था कि जहां पे लावा है और उसके बराबर शदीद गर्म पानी बह रहा है जिसका टेम्परेचर 80, 70, 90 डिग्रीज है, बहुत गर्म। उस पानी में ये वायरस, ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। इसका नाम है थर्मस पिक्टिकस। थर्मस पिक्टिकस जो है इसको आइसोलेट किया गया था ये एंजाइम 1969 में, बहुत पुरानी बात। देयर आर डिफरेंट टेम्परेचर्स। अच्छा, होता क्या है पीसीआर में कि बहुत सारे टेम्परेचर के साइकिल्स होते हैं। यानी टेम्परेचर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी हर कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए टेम्परेचर ऊपर जाता है, नीचे आता है। और इससे होता है क्या, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर ये जहन में रखने की बात है कि ये काम होता है थर्मल साइकिलर में, पीसीआर। तो जो थर्मल साइकिलर में हो रहा है तो उसमें थर्मल साइकिल्स होते हैं, यानी हीट टेम्परेचर अप हुआ, डाउन हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, डिफरेंट साइकिल्स के लिए। नॉर्मली जो पीसीआर का रिएक्शन वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं। पीसीआर वॉल्यूम 20 से लेके 100 माइक्रोलीटर तक होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ 20 माइक्रोलीटर, तो आपको पता है इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स किस तरह डाले जाते हैं। 1 माइक्रोलीटर ये डाल लो, 2 माइक्रोलीटर ये डाल लो, 3 माइक्रोलीटर ये डालो, तो आपको प्रिसाइज और एक्यूरेट पाइपेट्स यूज करनी होती
जैसे 1:10 की, 0.5 से लेके 5 माइक्रोलीटर की माइक्रोपाइपेट्स यूज करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, पीसीआर की टाइप्स क्या होती हैं? आपको बेशुमार टाइप्स मिलेंगी, ठीक है, मगर ये सेशन मैंने बेसिकली जो रखा था फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ वन ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रखा था। बाकी उसके अलावा और भी लोग अटेंड करें, उनका रिवीजन भी होगा जिनको ऑलरेडी आता है, और इसमें हमने बहुत एडवांस इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। तो बेसिक जो है पीसीआर की टाइप्स, मोस्ट कॉमन वंस ये होती है। एक होता है कन्वेंशनल पीसीआर, जिसमें आप क्या करते हैं, एक डीएनए डालते हैं और 30 साइकिल्स के बाद जो है, वो साइकिल क्या होता है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइकिल्स के बाद वो डीएनए, बहुत एक डीएनए जो है उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज हो जाती है, मगर आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। वो मशीन, पीसीआर मशीन आपको नहीं बताएगी कि जो है वो कितना मिलीग्राम, कितना माइक्रोग्राम, कितना नैनोग्राम या कितनी डीएनए है, यानी कितना डीएनए है, नहीं बता सकते कन्वेंशनल पीसीआर में, जो कि सबसे सस्ता होता है, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली एप्लीकेशन है। इसके बाद एक होता है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर ये होता है, आप जो है वो डीएनए तो एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो ये सिमिलर टू कन्वेंशनल, मगर इसमें एक एंजाइम यूज होता है जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये एमआरएनए से या वायरल आरएनए से या किसी भी किस्म के आरएनए से डीएनए बनाता है। क्योंकि जिस टेम्परेचर पे टैग डीएनए पॉलीमरेज काम करता है 90 डिग्री, उस टेम्परेचर पे अगर मैं अपना आरएनए डालूंगा सॉल्यूशन में तो वो डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आरएनए बहुत ज्यादा सेंसिटिव मॉलिक्यूल होता है इन कंपैरिजन टू डीएनए। तो कभी भी जिंदगी में आपसे कोई पूछे आरएनए ज्यादा जो है वो स्टेबल होता है या डीएनए, तो आप बोलेंगे डीएनए स्टेबल होता है। आरएनए बहुत ज्यादा जो है वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, डिग्रेडेशन बहुत इजीली हो जाता है। यानी कमरे में रखें आप 2 घंटे के लिए, टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाएगा पूरा। ठीक है। क्यूपीसीआर, इसके बाद एक होता है क्यूपीसीआर, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव पीसीआर। यहाँ पे होता ये कि जब आप रन करते हैं तो रन के एंड में आपको पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो किसी जीन की, किसी टारगेट सीक्वेंस की, किसी डीएनए की। उसके बाद होता है रियल टाइम क्यूपीसीआर। रियल टाइम क्यूपीसीआर होता सेम क्यूपीसीआर है, मगर इसमें जब प्रोसेस चल रहा होता है साथ साथ, तो स्क्रीन पे आपको नजर आता रहता है फ्लोरेसेंस बढ़ रही है, यानी मेरी जो प्रोटीन थी उसकी क्वांटिफिकेशन हो रही है, जो भी मेरी जीन थी उसकी क्वांटिफिकेशन साथ साथ हो रही है, कि वो 2 कॉपी थी, 10 कॉपी थी, तो आप उसको देख सकते हैं कि हाँ भाई मेरा रिएक्शन सही चल रहा है। तो आप रियल टाइम में, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर कोई अनम्यूट कर रहा है मुझे सवाल पूछे, मैं उसको जवाब दूं वापस, तो ये रियल टाइम कहलाएगा। तो रियल टाइम में जो है वो क्वांटिफिकेशन चेक कर रहे हैं। इसके बाद एक होता है आरटीक्यूपीसीआर, ये वो है जो कि कोविड की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। इसमें हो ये रहा है कि आपका जो सोर्स मटेरियल है वो है आरएनए, क्योंकि जो कोविड का जो वायरस है सार्स कोव, आरएनए वायरस है। ठीक है। अब जो आरएनए वायरस है इसको जो है क्या करें, क्वांटिफाई कर रहे हैं कि पेशेंट की बॉडी में, सीरम में, प्लाज्मा में, सलाइवा में, या फिर जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं जो कि नोज से, थ्रोट से, सलाइवा से कलेक्ट किया जाता है, उसमें कितना वायरस है, कितनी वायरल कॉपीज हैं पर एमएल। ठीक है। मगर ये आरटी है, तो आरटी में क्या होगा, हमारे पास आरएनए जो है वो टेम्पलेट या सोर्स मटेरियल होगा। कॉमन यूजेस क्या है, ये डेफिनेशन है, ये स्लाइड सबको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, नो वरीज, नो प्रॉब्लम अबाउट दिस। जो हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसकी ये डेफिनेशन लिख दी है, कैरी मिलर्स ने 1983 में इसको इजाद किया था। ठीक है। इसके 4 मोस्ट कॉमन यूजेस हैं। अच्छा, ये यूजेस जो हैं इसकी बहुत, हर यूज की अपनी बहुत डिटेल है। सही है। एक डिटेक्टिंग इन्फेक्शियस एजेंट्स, आप कोई भी सैंपल ले लें पेशेंट का, ठीक है, ह्यूमन का, ब्लड, सीरम, किसी भी किस्म का, उसमें अगर कोई सर्टेन वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी पैथोजन है, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर, कि जो भी पैथोजन होगा उसमें डीएनए या आरएनए तो लाजमी होगा। ठीक है। जब डीएनए आरएनए, तो हमने शुरू में बात क्या की, हमने बोला है कि अगर हमारे पास आरएनए होगा या डीएनए होगा तो हम जो है वो उसके जरिए से जो है वो क्वांटिफाई कर सकते हैं किसी सीक्वेंस को, जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो मौजूद है या नहीं है। भाई अगर इन्फ्लुएंजा वायरस की कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी मेरे ब्लड में, तो इसका मतलब मुझे इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है। ठीक है। ये प्राइमर, इतना लंबा प्राइमर यूज किया जाता है 17 से लेके 22 बेस पेयर का, कि जो कि बहुत ज्यादा यूनिक होता है, वो उस स्पीशी की, उस जीन की, उस स्ट्रेन के लिए स्पेसिफिक होता है वो वाला प्राइमर, और वो किसी और में कॉमन नहीं होता। ठीक है। इस तरह से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में और जो क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो कोई जीन अगर क्लोन करते हैं, तो अगर वो क्लोन हो जाती है तो उसी जीन का स्पेसिफिक जो हमारी
क्लोनिंग थी उसका स्पेसिफिक प्राइमर यूज करते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म की किसी और जीन में ना हो, स्पेसिफिक टारगेट से वो हम यूज करते हैं और उसके जरिए जो है वो हम पीसीआर रन करते हैं। तो अगर मेरे पास पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि जिन्होंने मेरी जीन को ले लिया है, जो मैंने इंसर्ट की थी उसको इजीली स्टेबली जो है वो वहां पे मौजूद है, तो उससे आप जो है पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नहीं है तो नेगेटिव आ जाएगा कि भाई आपके पास जो क्लोन उन्होंने उस जीन को अपटेक नहीं किया। जो कैंसर डायग्नोस्टिक होती है, कैंसर जो होती है वो असल में डीएनए रिलेटेड म्यूटेशंस होती है। तो डीएनए में अगर किसी सर्टेन रीजन पे म्यूटेशन लोगों को पता ही होती है और हमारे पास वैसे सिम्टम आ रहा है तो डॉक्टर कहता है भाई जाओ इसका बीसीआर एबीएल का टेस्ट करा लो, पीसीआर का। तो जो बीसीआर एबीएल का पीसीआर टेस्ट होता है उसमें स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस यूज की जाती है जो पीसीआर एबीएल की म्यूटेशन को चेक करती है। तो वो जाते हैं लैब में रन करते तो बताते हैं इस पेशेंट को बीसीआर एबीएल की म्यूटेशन है या नहीं है। बीसीआर एबीएल जो मैं बोल रहा हूँ कुछ लोगों को शायद पता हो कि ये ब्लड कैंसर की एक म्यूटेशन है। इसके बाद जो है वो जेनेटिक डिजीज एंड पैटर्निटी टेस्टिंग। तो डिफरेंट तरह की जेनेटिक डिजीज होती है, पैटर्निटी टेस्टिंग होती है, उसमें भी हम जो है वो, क्योंकि असल बात तो है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, यूनिक डीएनए सीक्वेंस, जो अगर आपके पास स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है मौजूद है, आप जो है वो इजीली उसको अलग कर सकते हैं दूसरे से। अच्छा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। पीसीआर के कंपोनेंट्स ये होते हैं, सबसे मतलब डिफरेंट होते हैं, मैं एक एक करके बताता जाता हूँ। ये होते हैं डीएनटीपीस, डीएनटी बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये बाजार में मिलते हैं, कंपनी सेल करती है, हमारी कंपनी भी बनाती है, सेल करती है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही यूज करते हैं और डिफरेंट और भी यूज करते हैं। तो ये डीएनटीपीस जो होते हैं ये बेस यूनिट्स होते हैं, बेसिस होते हैं, छोटे छोटे जो है वो मोनोमर्स होते हैं डीएनए के, जिनको डीएनए पॉलीमरेज एक के साथ एक जोड़ता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मगर ये फर्स्ट कंपोनेंट है जो हम बात कर रहे हैं कि डीएनटीपीज हमारे पास होते हैं जिसके जरिए डीएनए बनता है। जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनको साथ जोड़ जोड़ के लंबी सी डीएनए की सीक्वेंस बनाई जाती है, उससे एक कॉपी, दो कॉपी और थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बनाई। उसके बाद सेकंड चीज है जिसे बोलते हैं प्राइमर। ये जो प्राइमर है ये हमें बताता है कि मैं सीक्वेंस कौन सी टारगेट कर, और हर प्राइमर जब भी यूज होता है उसके दो प्राइमर्स होते हैं, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर, एक को रिवर्स प्राइमर। क्योंकि हमारे पास आपको पता है डीएनए में जो है वो दो सीक्वेंसेस होती हैं, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स। जब डीएनए को सेपरेट किया जाता है तो उसमें दो स्ट्रैंड्स होती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। लेट्स से अगर ऊपर वाली लीडिंग है नीचे वाली लैगिंग है तो एक प्राइमर ऊपर लगेगा, एक प्राइमर नीचे। जो प्राइमर लग रहा है, तो प्राइमर जो है वो आमतौर पे 17 to 22 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है। किस तरह से आप मुझसे बोले कि हमें चाहिए प्राइमर्स, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपको कोटेशन दूंगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फाइल के अंदर आएगा, उसका पानी में सस्पेंड करेंगे, यूज करेंगे। तो प्राइमर जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ए टी सी जी 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 ए टी जी, यानी कोई भी सीक्वेंस होगी जो आप मुझे देंगे कि भाई हमारी जीन की तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस और हमें इस जीन का प्राइमर चाहिए, इस सीक्वेंस का प्राइमर चाहिए। और उसके लिए जो डिफरेंट टूल्स होते हैं इंटरनेट पे, उससे जो सीक्वेंस निकाली जाती है, ऐसी सीक्वेंस होती है तो जो सिर्फ उस बीमारी को, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस के लिए स्पेसिफिक हो। ऐसा नहीं है कि वो प्रोटीन आपने सिलेक्ट करी, उस प्रोटीन की जीन या वो जीन सिलेक्ट करी जो माउस में, ह्यूमन में, बैक्टीरिया में, सब में सेम है। जैसे एक जीन होती है उसको बोलते हैं गैप डीएच, GAPDH, गैप डीएच। ये गैप डीएच ऐसी प्रोटीन है कि जिसकी जीन सारे ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में, माउस में, रैट में, रैबिट में, सब में मोरलेस सेम होती है। तो अगर आप इस जीन का प्राइमर उठाओगे तो वो सब पे चल जाएगा और आप फर्क भी नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहो कि भाई मैं देखना चाह रहा हूँ कि जानवर का ब्लड सैंपल कौन सा और इंसान का ब्लड सैंपल कौन सा है, ठीक है। तो प्राइमर्स हमारे पास दो होते हैं, फॉरवर्ड भी, रिवर्स भी। फॉरवर्ड भी 17 to 20 बेस पेयर, कोई भी स्पेसिफिक सीक्वेंस हो सकती है। डिफरेंट इंटरनेट पे टूल्स आते हैं, इसकी भी कभी वर्कशॉप रख सकते हैं, स्पेसिफिक के प्राइमर डिजाइन किस तरह किया जाता है। मगर ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो बाजार से खरीदी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद प्रोब या साइबर ग्रीन यूज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्यूपीसीआर में। और कैसे यूज होता है हम आगे देखेंगे आखिर। तो प्रोब्स या प्राइमर साइबर ग्रीन जो है यूज होता है क्यूपीसीआर में क्वांटिफिकेशन के लिए। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है जो कि आयंस प्रोवाइड करता है, मैग्नीशियम आयंस। अब कोई पूछेगा भाई मैग्नीशियम आयंस की क्या जरूरत है, तो हमारा जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है ये हमसे नाराज रहता है जब तक इसको आप मैग्नीशियम क्लोराइड ना दें, क्योंकि मैग्नीशियम इसकी एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। ये एक प्रोटीन है भाई, टैग डीएनए पॉलीमरेज बोल रहा हूँ, है तो एंजाइम, मगर एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन होती है।
तो कुछ प्रोटीन्स को एक्टिव करने के लिए डिफरेंट मेटल आयन चाहिए होते हैं। ये मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल मिलता है क्लोरीन के साथ तो आयन वो बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है एक सोल्यूशन आता है स्पेसिफिक। अच्छा, इसके बाद जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आरटी-पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर में यूज होते हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर वही पीसीआर है जिसमें आरएनए से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। और उसके लिए जो आपके पास एंजाइम यूज होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो एक कॉमन वन है एएमवी, ठीक है, और एक होता है एमएमएलवी। एएमवी होता है एवियन माइलॉइड, इस तरह से वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है। ये दोनों रेट्रो वायरसेस के ट्रांसक्रिप्टेज हैं, ठीक है। रेट्रो वायरस एक खास तरह का वायरस होता है जो आरएनए से जो है वो डीएनए बनाने की सलाहियत रखता है। उसके बाद न्यूक्लियस फ्री वाटर यूज करते हैं। अच्छा, मजे की बात, न्यूक्लियस फ्री वाटर यूज कर रहे हैं तो ये डिफरेंट डाइल्यूशन बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, मगर ये वाटर आम वाटर नहीं, ठीक है। यह है न्यूक्लियस फ्री वाटर। इसमें ना आरएनएज हैं ना डीएनएज हैं। ये जो दो लोग हैं ना, आरएनएज और डीएनएज, ये हमारे पीसीआर के दुश्मन है। अगर किसी भी चीज में आरएनएज और डीएनएज हो तो, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा कॉमन सोर्स है, तो अगर आप पीसीआर ग्रेड का वाटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, न्यूक्लियस फ्री वाटर इस्तेमाल नहीं करे, तो एक ही मतलब है, आपका पीसीआर रिएक्शन आप कुछ भी कर लोगे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जितना भी डीएनए बनेगा सब डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। कि न्यूक्लियस आर एनिमीज ऑफ पीसीआर, सही है। अब मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल दूं। अगर आप अपना पीसीआर रिएक्शन आपका हो चुका है, आप क्या करें, अपनी एक फिंगर जो है वो उस पीसीआर मिक्स रिएक्शन में एक बार डालें और निकाल लें, तो क्या होगा, आपका जो जितना डीएनए सैंपल है सब डिग्रेड हो जाएगा। क्योंकि इंसान की बॉडी से, स्किन से कंटिन्यूअसली डिफरेंट प्रोटीएस और डिफरेंट न्यूक्लियस स्प्रेड होते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। इसीलिए अगर आप किसी अपने प्रोटीन सैंपल में या डीएनए या आरएनए सैंपल में अगर आप अपनी फिंगर डाल के ऐसे निकाल लें, बस क्या होगा, उससे बहुत थोड़ी सी आपकी बॉडी से, आपके हाथ से, क्योंकि मुस्तकिल झड़ते रहते हैं, वो आपके सैंपल को डिग्रेड कर देंगे। ये शायद आप बात आपको किसी ने बताई ना हो, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकली इन चीजों को देखते हैं, लोगों के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें इस चीज का आइडिया, इसीलिए ग्लव्स पहने जाते हैं। इसीलिए जो मेरी बेंच है, मेरी हर चीज है, प्लास्टिक वेयर, हर चीज न्यूक्लियस फ्री होनी चाहिए। ट्यूब न्यूक्लियस फ्री, पाइपेट, हर चीज, पाइपेट की टिप्स, हर चीज न्यूक्लियस फ्री होनी चाहिए, वरना जो है आप जो है वो अपना पीसीआर रिएक्शन हमेशा सक्सेसफुली नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है। टैग डीएनए पॉलीमरेज ये वही एंजाइम है जिसकी शुरू में बात कर रहे थे, प्लीज म्यूट कर दें। जगह डिफरेंट तरह के एंजाइम यूज करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, जो कि होते एक्सपेंसिव है मगर रिकॉम्बिनेंट होते हैं और वो ज्यादा कैपेबल होते हैं। बहुत लंबी लंबी सीक्वेंस को बगैर किसी मिस्टेक के जो है, बहुत लंबी लंबी सीक्वेंस को जो है वो पॉलीमराइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चीज होती है वो होती है डीएनए या आरएनए टेम्पलेट। अच्छा, आपको मुझसे पूछेगा ये डीएनए या आरएनए टेम्पलेट आ कहां से रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हर बायोटेक्नोलॉजिस्ट को क्लियर होना चाहिए। आपके पास कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल है, वायरस, बैक्टीरिया, सीड, एप्पल, बनाना, फ्रूट का, वेजिटेबल का, फंगस का, उसमें डीएनए आरएनए होता है। तो अगर आप उसकी स्पेसिफिक आरएनए एक्सट्रैक्शन या डीएनए एक्सट्रैक्शन किट खरीद लें और उस प्रोसेस को जो प्रोटोकॉल मेंशन किया गया है उसके साथ ट्रीट करेंगे, तो आप जो है वो आरएनए और डीएनए उसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आरएनए की किट अलग होती है, डीएनए की किट अलग होती है। डिफरेंट तरह के जिस तरह का आरएनए डीएनए आपने प्लांट में, एनिमल में पढ़ा है, वो हर किस्म का आरएनए डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एप्पल से, बनाना से, जिस चीज लिविंग चीज से चाहोगे आप डीएनए आरएनए वेरीफाई कर सकते हो अपनी रिसर्च के लिए। तो ये बात बिल्कुल जहन में होनी चाहिए और हर किस्म के बायोलॉजिकल सैंपल से आइसोलेट किया जा सकता है आरएनए और। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है क्यूपीसीआर मशीन। तो अगर आप क्यूपीसीआर कर रहे हैं यानी क्वांटिटेटिव पीसीआर कर रहे हैं, तो ऐसी मशीन होगी जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। मैं एक जर्नली रेंज भी डिस्कस कर लूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि जिस मशीन के साथ आप काम करेंगे, आपने किया है कितने किया, या अगर आपके पास है तो आपको उसकी कीमत का शुक्र अदा करना चाहिए कि कितनी मशीन। अगर क्यूपीसीआर मशीन है तो क्यूपीसीआर मशीन 10 लाख से लेकर 30-40 लाख 50 लाख तक आती है पीसीआर की मशीन। ये क्या होती है, ये वो मशीन होती हैं जो जिसमें डीएनए बन रहा है, साथ साथ पीसीआर चल रहा है और साथ साथ क्वांटिफिकेशन हो रही है। स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है भाई कितनी डीएनए की कॉपीज हैं, एंड में आपको पता चल रहा है कि डीएनए या ये वाली जीन पहले 2 कॉपीज थी, या ये वाले सैंपल में इस जीन की 20 कॉपीज हैं। तो जो कॉपी नंबर है ना कि कितनी कॉपी थी, भाई कोई कैंसर हो गया, एक नॉर्मली किसी जीन की क्वांटिटी फर्ज करें, मेरे जो है वो डीएनए में, मेरे जीनोम में 2 कॉपीज है,
ठीक है। अगर किसी पेशेंट के सैंपल में वो 4 कॉपीज डिटेक्ट हो तो उसका मतलब उसमें कोई डिजीज है, तो वो ये चेक करते हैं कि भाई ये डिजीज है या नहीं है, तो वो कॉपीज देखना चाह रहे होते हैं कि कितनी कॉपीज है। अच्छा, इसके बाद जो है वो जो क्यूपीसीआर की जो मोस्ट कॉमन मशीन है वो है बायोरेड। ये वही मशीन है जिसका ग्रीन कलर का सिंबल होता है। इसके बाद अप्लाइड बायो सिस्टम, इसको एबीआई भी कहते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन बहुत ज्यादा मशीन अवेलेबल है, बहुत हाई क्वालिटी की। और ये एबीआई अप्लाइड बायो सिस्टम जो है ये थर्मो फिशर के अंडर आता है, जो कि लाइफ साइंस इंडस्ट्री का एक जाइंट है। ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब अगर मैं आपको इसका वॉल्यूम बताऊं, इनका बिजनेस एनुअल सेल्स बताऊं, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। जितनी पाकिस्तान का साल का इकोनॉमी का बजट होता है ना, जितना पाकिस्तान का साल का, उसका आधा जो है इनकी साल की सेल होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है रॉश है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये बहुत ज्यादा बड़ी पीसीआर कंपनी है। इसके बाद स्मार्ट साइकिलर्स हैं, तो ये डिफरेंट कंपनीज है क्यू पीसीआर बनाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी। ये मैंने नाम इसलिए बताया कि कहीं आपको नजर आए तो आप देखिए पहचान सको, यार शक्ल दिख रही है, सब मतलब ये अप्लाइड बायो सिस्टम की, तो शायद ये पीसीआर मशीन है। इसके बाद कन्वेंशनल पीसीआर मशीन होती है जिसको थर्मल साइकिलर कहते हैं। इसके अंदर कोई डिटेक्शन सिस्टम नहीं होता, इसमें आपको क्वांटिफिकेशन नहीं मिल सकती। ये रिलेटिवली सस्ता होता है, जैसे 3 लाख 4 लाख 5 लाख अच्छी क्वालिटी का, 7 लाख 8 लाख पाकिस्तानी। ये रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया पिछले कुछ टाइम से, जब से ये डॉलर में फर्क आया है, 100 से $150 पे गया, तो 50% प्राइसेस चीजों की बढ़ गई हैं। कि जितनी भी परचेज होती है बाहर से, ये डॉलर्स में होती है। तो जो चीज पहले $100 की मिलती थी, और वही चीज जो मिलती तो $100 की है, मगर पाकिस्तान में इसकी कीमत 50% हाई हो चुकी है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारी लाइफ साइंस इंडस्ट्री को झेलना पड़ रहा है। तो इसकी जो कंपनीज अप्लाइड बायो सिस्टम है, बायोरेड है, एपिनडॉफ है जो हमने बहुत यूज किया है, पर्किन एल्मर है। तो ये जो है वो डिफरेंट कन्वेंशनल पीसीआर मशीन है। ठीक है। क्यूपीसीआर में क्वांटिफिकेशन होती है, जो कन्वेंशनल पीसीआर उसमें क्वांटिफिकेशन नहीं होती, बस एक तरह का थर्मल साइक्लर है। और इसकी हमारे पास डीएनए है जो कि मेरा सोर्स मटेरियल है, जो कि फर्ज करें मैंने किसी बैक्टीरिया से आइसोलेट किया। ये जो है, इसके साथ, इस डीएनए के साथ हम डालेंगे डीएनटीपीस, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर्स, और मैग्नीशियम क्लोराइड और चीजें भी सब डालेंगे। जब हमने ये चीजें डाली, ठीक है, तो होगा ये, उससे हमारे पास जो है वो टेम्परेचर, हमारे नॉर्मल टेम्परेचर रूम का क्या होता है, बिटवीन 20 एंड 30। भाई रूम का टेम्परेचर बिटवीन 20-30 होता है, तो हमारे पास जो पीसीआर का रिएक्शन है, का जो टेम्परेचर है, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर आ रहा है। यहाँ पे ये मिनट्स आ रहे हैं, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये मिनट्स में आ रहा है। 0, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तो होगा क्या कि आधे हाफ मिनट के लिए उसका टेम्परेचर रहेगा तकरीबन 25 डिग्री। उसके बाद विद इन 1 मिनट दैट टेम्परेचर विल गो अप टू 95-96 डिग्री। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्यों बोलते हैं डीनेचुरेशन? क्योंकि ये वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसपे डीएनए की जो एक स्ट्रैंड थी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसकी दोनों स्ट्रैंड्स खुल जाती हैं और वो लीनियर फॉर्म में आ जाता है। इस तरह से समझ आ रहा है? देखें, 3' 5' है और 5' 3' है, इसलिए इसको बोलते हैं 3' 5'। ठीक है, और ये 5' 3', ये दो स्ट्रैंड्स हैं। ये स्पेसिफिक स्ट्रैंड्स होती है, बताने का तरीका होता है कि आगे जा रही है गाड़ी या पीछे जा रही है। ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास जो स्ट्रैंड्स हैं, ये इस 95, 96, 92 हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सेपरेट हो जाती है, डीनेचर हो जाता है डीएनए, डैमेज नहीं होता, अलग हो जाती है दोस्तों। उसके बाद जहां पे हमारे पास जो प्राइमर्स हमने डाले थे, जो मैंने बताया था कि 17 से 22 बेस पेयर की छोटी सीक्वेंस होती है, जो होती है स्पेसिफिक किसी जीन के अगेंस्ट, किसी टारगेट सीक्वेंस के अगेंस्ट, इस तरह। तो ये दो प्राइमर बाइंड हो गए, एक फॉरवर्ड प्राइमर है, एक रिवर्स प्राइमर है। अपनी ढूंढ के होते हैं, क्योंकि ढूंढ के एक स्पेसिफिक जगह को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं और वहां पे बाइंड। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ लग जाते हैं प्राइमर्स, तो प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, प्राइमिंग करना। तो जैसे ही यहाँ प्राइमर बाइंड होता है, फिर टैग डीएनए पॉलीमरेज जाग जाता है, तो कहता है हाँ भाई अब मुझे पता चलेगा काम करना कहाँ से। टैग पॉलीमरेज जब तक काम शुरू नहीं कर सकता जब तक उसको पता ना चले करना कहाँ। कोई भी कितना भी एफिशिएंट आदमी है दुनिया में, आप उसको ये ना बताएंगे भाई घर बनाना कहाँ पर, काम करना कहाँ है, काम करना क्या है। तो स्पेसिफिकली जब प्राइमर लग जाता है स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर, टारगेट सीक्वेंस के ऊपर, तो जो टैग पॉलीमरेज है वो डीएनए की सीक्वेंस को इस तरह से वो जो याद है हमने डीएनटीपीस लगाए थे, तो ये डीएनटीपी को लेकर लेता रहता है, और ए के अगेंस्ट टी, जी के अगेंस्ट सी, सी के अगेंस्ट जी, टी के अगेंस्ट ए। तो याद है वो एटीसीजी हम लोग पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, आप लोग सब पढ़ रहे होंगे अभी भी।
तो ये जो कुछ हमने पढ़ा है वो वाकई होता है दुनिया में, ठीक है। तो ये ATCG ये लगाता जाता है गाइडिंग करके, तो जिसके आगे ए है तो उसके आगे टी लगाएगा। यहाँ पे हमारे पास जैसे फर्स्ट करें ए है तो इसके ऊपर यहाँ पे टी लगेगा, अगर जी है तो सी लगेगा, अगर सी है तो टी लगेगा। उसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ये डीएनए बनाता जा रहा है। जब डीएनए बनता है तो ये एक्सटेंशन होती जाती है, और उसके बाद ये हमारे पास इस टेम्परेचर के ऊपर, ये पॉइंट बताना मैं भूल गया, ये जो एक्टिवेशन हो रही है ये वाली, ये एक्टिवेशन नॉर्मली होती है 50, 60, 70 डिग्री के ऊपर, और इस एनीलिंग टेम्परेचर का ताल्लुक होता है। हेलो, सॉरी, आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। क्वेश्चंस हम एंड में लेंगे, ठीक है, थैंक यू। तो जो है वो यहाँ पे जब डीनेचर हो गई तो उसके बाद जो है वो 1 to 2 मिनट्स में इसका टेम्परेचर ड्रॉप किया जाता है, यानी उस प्लेट को, उस ट्यूब को ठंडा किया जाता है। कितने टेम्परेचर तक? 50, 60, 70 डिग्री तक उसको ठंडा किया जाता है। इस टेम्परेचर तक लाया जाता है कि जहां पे आपका प्राइमर बाइंड हो सके। फिर उसके बाद जो है वो टेम्परेचर जो है 50 डिग्री पे बाइंड हो गया फर्ज करें, फिर उस टेम्परेचर को फिर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, तो 92, 95, 50 एंड देन 72 या 72, 73, 75। तो डीनेचरेशन, एनीलिंग, एनीलिंग यानी प्राइमर बाइंडिंग, उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। कोई मुझसे पूछेगा सर यहाँ पे ये टेम्परेचर क्यों किया? इसकी रीजन समझ आ गई, इसकी रीजन समझ आ गई कि हाँ भाई ये प्राइमर है तो प्राइमर बाइंडिंग के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है प्राइमर सीक्वेंस के हिसाब से। तो हम ये जो है ये क्या है, ये एक्सटेंडिंग, जो एक्सटेंशन का पीरियड है ये डिपेंड करता है टैग डीएनए पॉलीमरेज की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस से। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें कि थर्मस क्रिटिकस जो है या टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है इसकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस किस टेम्परेचर पे होती है? तकरीबन 72, 73, 76 इस तरह के टेम्परेचर पे इसकी ऑप्टिमम, यानी ये वो टेम्परेचर है जो उन लावा बैंड्स के पास, वो लावा जो बहता है जिसके गिर्द पानी होता है जहां से इस बैक्टीरिया को सेपरेट किया गया था, उस पानी का तकरीबन ये टेम्परेचर होता है। तो ये ऑप्टिमम एक्टिविटी देता है और इसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस आती है इसकी। इस तरह से जब एक साइकिल हो गया, आपके पास एक डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड थी, उस एक डीएनए की 2 स्ट्रैंड से आपकी टोटल 4 स्ट्रैंड बनी, यानी 2 डीएनए मॉलिक्यूल बने। फिर 2 डीएनए मॉलिक्यूल से 4 डीएनए मॉलिक्यूल बने। हर एक साइकिल के बाद डीएनए की जो कॉपीज हैं वो डबल होती जा रही। यानी अगर शुरू में एक था मॉलिक्यूल, डीएनए की सीक्वेंस एक थी, इससे 2 कॉपीज बनी, अगले साइकिल में 2 से 3 बनी, 3 से 4 बनी। अब आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, तकरीबन 5 मिनट तक यहाँ पे इन्होंने टाइम दिखाया हुआ है। ये एक साइकिल कहलाता है। ये एक दफा होगा, दोबारा से 2 दफा होगा, 3 दफा होगा। जब 3 दफा होगा हम बोलेंगे 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल। तो ये साइकिल चलते हैं। तो कोई मुझसे पूछ सकता है कि ये मैक्सिमम कितने साइकिल्स होते हैं नॉर्मली पीसीआर में? तकरीबन 25 से 30 साइकिल्स जो है नॉर्मली जो है वो 25 से 3 साइकिल जो हैं वो किए जाते हैं पीसीआर रिएक्शन में, ठीक है। तो किसी के ज़हन में सवाल आ सकता है कि अगर हम 100 या 200 साइकिल्स करें तो क्या होगा? मैं आपको दिखाता हूँ बस आज। अब बस ये समझ लें कि आपके पास डीएनए, हर एक साइकिल के बाद डीएनए की जो अमाउंट है वो डबल होती जाती है, और इसको एक्सपोनेंशियल जो है वो एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो नॉर्मली पीसीआर में यहाँ लिखा हुआ है 25 रिएक्शंस किए जाते हैं। अगर आपके पास 25 हैं तो शुरू में 25 अगर हैं तो तकरीबन 25 साइकिल्स के बाद आपके पास जो डीएनए की कॉपीज हैं वो 1 मिलियन हो जाएंगी, 10 लाख जिसे कहते हैं। अब 25 है, 24 पे कितनी होनी चाहिए? फिर 500,000। 23 पे कितनी होनी चाहिए? 250। 22 पे कितनी होनी चाहिए? 125 कॉपीज ऑफ डीएनए एम्प्लीकॉन। इस तरह से हम साइकिल्स की तरफ जाते रहते हैं और ये बढ़ता रहता है। तो अगर आप वही 25 से 26 पे जाएंगे तो पता है क्या होगा? आपकी 1 मिलियन हो जाएंगी 2 मिलियन। 26 से 27 साइकिल, एक साइकिल और ऐड करेंगे तो क्या होगा? 27 से 2 मिलियन होगा 4 मिलियन। कोई पूछे भाई अगर हम 200 साइकिल्स पे जाएंगे, तो ये कैलकुलेशन है जो मैंने की थी, अगर आप 200 साइकिल पे जाएं थ्योरी के अंदर तो आप 10⁻35 टन ऑफ डीएनए बना सकते हैं, मगर आपको पता है कि ना इतने आपके पास डीएनडीपीज हैं ना इतनी आपके पास ट्यूब में जगह है। तो लॉजिक समझ आ रही है कि वर्चुअली जो है वो ये प्रोसेस जो है ये कितना पोटेंशियल है, कितना ज्यादा डीएनए को एम्पलीफाई कर सकता है, क्योंकि हर साइकिल के बाद डीएनए की डबल कॉपीज हो रही है, ठीक है। तो
ये एक इमेजिन करें और ये जिंदगी भर आपको याद रहना चाहिए कि ये कितना पोटेंशियल वाली टेक्निक है कि अगर 200 साइकिल जा सके कभी भी कोई, तो आप 10⁻35 यानी 10 0 0 0 0 0 0 0 0 35 लगाएंगे, इतने टन डीएनए, इतना तो शायद अर्थ का भी मास ना हो, सन का भी मास ना हो, ठीक है, क्योंकि हम बात करें एम्पलीफिकेशन की जो कि हर दफा डबल हो जाती है। अच्छा, होता है क्या है हकीकत में, होता ये कि जब ये साइकिल डिवाइड होना शुरू होते हैं तो हमारे पास एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, लेट्स से 5 मिलियन कॉपीज होने के बाद, जो डीएनए की बनने की जो रफ्तार है वो इस तरह हो जाती है, स्लो, और बिल्कुल रुक जाती है। कोई पूछेगा क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा एंजाइम थक जाता है, हमारे डीएनटीपी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाते हैं। जो मैग्नीशियम क्लोराइड जो हमने डाला था सोल्यूशन में, वो इतना डाला था कि इससे आगे एंजाइम एक्टिवेट ना रहे इतनी ज्यादा देर तक, इस वजह से वो रुक जाते हैं। अगर आप साइकिल भी चलाते रहें 10 20 30 40 50 60 और साइकिल्स ऐड भी कर देंगे, तो शायद आपके पास डीएनए फर्दर आगे ना जाए। क्यों? कि आपके पास दूसरे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। ये बहुत स्पेसिफिक टर्म है जो आपको याद रखनी चाहिए। हर जगह हर चीज में कुछ ना कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे आप स्टडी करते हैं, अब स्टडी करते हैं मैं कुछ सर्टेन आवर तक पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपको सोने की जरूरत है, लिमिटिंग फैक्टर है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। ये ट्यूब है, ये ट्यूब बहुत छोटी होती है, आपको फिंगर्स के साइज से आइडिया हो रहा होगा। तो ये नॉर्मली 50 माइक्रोलीटर 20 माइक्रोलीटर 100 माइक्रोलीटर की ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक होती है जो कि हाई टेम्परेचर पर डैमेज तो नहीं होती, मगर इसमें से जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर डाला जाता है, इसकी वॉल से इसको गर्म किया जाता है, यानी जो वॉल्स हैं उससे हीट प्रोवाइड की जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये स्लाइड थी। अब रियल टाइम पीसीआर क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ कि आपके पास डीएनए जो है वो उसमें क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई करते कैसे हैं, ठीक है। क्वांटिफाई करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फ्लोरेसेंस चाहिए, मतलब लाइट चाहिए। ऐसा हो कि डीएनए बनना शुरू हो तो ज्यादा लाइट होनी शुरू हो जाए, कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए। तो हम उसके लिए ऐसी ऐसे कंपाउंड यूज करते हैं। शुरू में आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था कि टैकमैन प्रोब या डुअल लेबल प्रोब या फिर साइबर ग्रीन यूज होती है। जो तीनों चीजों के मैंने नाम लिए, ये तीनों की तीनों चीजें फ्लोरेसेंट होती हैं। फ्लोरेसेंट मतलब एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट से जब इसको एक्सपोज करते हैं, हिट करते हैं, तो ये एक सर्टेन वेवलेंथ की जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है। जितनी ज्यादा वहां पे वो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल मौजूद होगा, उतना ज्यादा वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और वो मशीन डिटेक्ट करेगी। तो हम यहाँ पे बात करें QPCR मशीन्स की, हम यहाँ पे क्वांटिफिकेशन करना चाह रहे हैं फ्लोरेसेंट सिग्नल के तहत, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं रियल टाइम पीसीआर के? रियल टाइम पीसीआर के जो एडवांटेजेस हैं वो है कन्वेंशनल पीसीआर के ऊपर कि आप कॉपी नंबर मालूम कर सकते हैं, ओरिजिनल कॉपी नंबर, ठीक है, कि ओरिजिनली आपके वाटर सैंपल में बैक्टीरिया कितने बैक्टीरिया थे, क्योंकि जो जीन आप सिलेक्ट करें वो बैक्टीरिया में सिर्फ 2 होती है, 1 होती है। तो अगर वो 10 कॉपीज 20 कॉपीज आ रही है तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रियल टाइम पीसीआर में आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करने की या कोई और मेथड करने की जरूरत नहीं है और उसका जो थ्रूपुट है वो कम है, इजीली क्वांटिफिकेशन हो जाती है। आप अपना सैंपल लगाओगे 3 घंटे में, 2 घंटे, 2.5 घंटे में आपका पूरा रिएक्शन होकर आपको पता चलेगा कि कितने बैक्टीरियल काउंट है। रियल टाइम पीसीआर मशीन में होता क्या क्या है, प्रोसेस में फ्लोरेसेंट डाई होती है जैसे मैंने बताया, साइबर ग्रीन या फिर जो है वो टैकमैन प्रोब्स होती हैं। ऑप्टिकल मॉड्यूल होता है जो कि लेजर होती है जिसके अंदर, या कोई लाइट सोर्स होता है स्पेसिफिक वेवलेंथ का, और उससे जो है वो एक्साइट करता है फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल और उसके सिग्नल को डिटेक्ट किया जाता है। ये ऑप्टिकल जो सिस्टम है ये इस तरह से होता है कि एक आदमी खड़ा हुआ है, आपने उसको हिट किया, आपके हिट करने के बाद वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। हर आदमी हिट करने पे एक जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऐसा ही है ना, हर आदमी अलग होता है। इसी तरह से होता है कि किसी लेजर से आप किसी फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को हिट करते हैं, वो जो आपको एक सर्टेन वेवलेंथ में लाइट प्रोड्यूस करता है, फ्लोरेसेंट सिग्नल देता है, फ्लोरेसेंट लाइट प्रोड्यूस करता है, वो लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती है और वो हर एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से मुख्तलिफ होती है। और ये मॉलिक्यूल फ्लोरेसेंट होते हैं, आम मॉलिक्यूल से डिफरेंट होते हैं। उसके बाद थर्मल साइक्लर होता है जो कि जुड़ा हुआ होता है ऑप्टिकल मॉलिक्यूल के साथ उसी जगह में, क्योंकि हम उसको QPCR मशीन कह रहे हैं। उसके साथ एक कंप्यूटर होता है जो डेटा एनालाइज करता है। आपका नॉर्मल कंप्यूटर होता है, कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं होती, या फिर बाजू का छोटा सा एक कंप्यूटर, उसकी स्क्रीन लगी होती है, जैसे जो बच्चों की गेम्स होते हैं उस तरह की स्क्रीन होती है, उसमें सारी चीजें आ रही है, ठीक है, और उससे जो है फास्ट, एक्यूरेट और क्वालिटेटिव रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि QPCR होता कैसे है। तो हम बात कर चुके हैं कि फ्लोरेसेंट डाई यूज होता है, साइबर ग्रीन होता है या फिर टैकमैन प्रोब्स यूज हो रहे होते हैं रियल टाइम क्वांटिफिकेशन के लिए। इसमें होता ही है
कि जिस तरह कॉपीज बढ़ती जाती है आपके पास सिग्नल रियल टाइम में बढ़ता जाता है, और ये पीसीआर पे आ रहा है। ठीक है, जो सीटीएस को इग्नोर कर दें, ये कोई ऐसा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इस स्टेप पे। ठीक है, अगर ये बात है कि ये एक सर्टेन लिमिट में बताता है कि भाई इतनी कॉपीज होंगी तो पॉजिटिव कहलाएगा, इतनी कॉपीज होंगी तो नेगेटिव कहलाएगा, बस इतनी सी बात। तो ये हमारे पास डिफरेंट, एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, दूसरा फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, तीसरा फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, ये तीनों फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल तीन डिफरेंट सीक्वेंसेस के अगेंस्ट हो सकते हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि हाँ भाई ये जो तीनों हैं ये पॉजिटिव हैं। और ये कितने हैं, ये तकरीबन 4.75 मिलियन है। इस स्टेज के ऊपर अगर मैं वो जो मैंने डबल डबल का फार्मूला लगाया था, मैं 30 साइकिल से अगर इसको वापस लाता चला जाऊं, मेरे पास शुरू में आ जाएगा कि मेरे पास ओरिजिनली मेरे पास 10 वायरस थे पर एमएल, 20 वायरस थे पर एमएल, 100 वायरसेस थे पर एमएल। तो पता है एक सर्टेन वो तो होना चाहिए ना कि भाई कितने वायरसेस जो है ये डिटेक्ट कर सकता है। तो ये सेंसिटिविटी होती है। हम जा सकते हैं कि शुरू में हमारे पास ब्लड सैंपल में, सीरम सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स थे। इसके बाद ये वही बात है जो हमने की थी कि डीएनए बढ़ता जाता है, उसका सिग्नल बढ़ता जाता है। अगर डीएनए कम होता है, जैसे 1 नैनोग्राम है, तो वो देर से जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि शुरू में एक चीज स्टार्ट हो रही है 10 से। अगर 10 से आप ये डबल वाला सेटअप स्टार्ट करेंगे तो 10 से 20, 20 से 100, और इस तरह से डबल होगा तो वो बहुत इजीली जो है वो हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। और जो ऑलरेडी 1 है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, तो अगर आप दोनों के 10 साइकिल्स मिलाएंगे तो आपको फर्क पता चलेगा कि भाई अगर डीएनए की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी तो उनकी एम्पलीफिकेशन स्लो होगी, तो डीएनए जितना कम होगा उतनी एम्पलीफिकेशन स्लो होगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा डीएनए होगा, वो जो डबल वाला साइकिल है ना, हर साइकिल के बाद डबल, हर साइकिल के बाद डबल, उस तरह। अच्छा, अब बात ये कि टैकमैन प्रोब या फिर डुअल लेबल प्रोब काम कैसे करती है। अच्छा, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। तो ये जो प्रोब है ये इस तरह काम करती है कि फर्ज करें आपका फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड हो गया, रिवर्स प्राइमर भी बाइंड हो गया। जब फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर बाइंड होता है तब आप एक चीज यूज करते हैं जिसे हमने कहा था प्रोब। अब मैं बताता हूँ प्रोब होती क्या है। प्रोब भी फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर या प्राइमर का भाई होता है, एक तरह का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है। 17 to 22 बेसिस की सीक्वेंस होती है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस पे दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक को बोलते हैं क्विंचर, एक को बोलते हैं रिपोर्टर। ये रिपोर्टर जो ये फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल होता है, क्विंचर जो है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो फ्लोरोसेंट को एब्जॉर्ब करता है। तो हो ये रहा है यहाँ पे कि कंटिन्यूसली आर जो है रिपोर्टर, ये मुस्तकिल लाइट प्रोड्यूस करे जा रहा है, मगर वो मशीन पे डिटेक्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? क्विंचर का काम ये होता है कि क्विंचर जो है उसका जितना सिग्नल है, जितनी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब निकल रही है उसमें से, उसको वो एब्जॉर्ब करे जा रहा है, क्योंकि ये बहुत करीब होता है, इनका डिस्टेंस नैनोमीटर्स में होता है। तो जितनी लाइट इसमें प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी लाइट ये खाए जा रहा है, क्विंच कर रहा है। यानी आप अगर डिक्शनरी में जाके क्विंच का मतलब देखेंगे तो ये समझ लें एक तरह से होगा भूख मिटाना, कि उसकी जो हंगर है उसको फुलफिल करना। तो जितनी ज्यादा इसमें फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है उतनी ज्यादा ये फ्लोरेसेंस उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। नॉर्मली इनके डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे होता है ब्लैक होल क्विंचर, BHQ1, BHQ3, BHQ, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मगर आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आपको जरूरत है तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कि क्विंचर बोलते हैं, और ये रिपोर्टर मॉलिक्यूल है जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं तो सिग्नल नहीं प्रोड्यूस होगा, आपके जो फ्लोरेसेंट डिटेक्टर है वो कुछ डिटेक्ट नहीं करेगा। और आप मुझसे पूछ सकते हैं ये किस चीज के साथ जुड़े हैं, तो मैं बोलूंगा ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के साथ जुड़े। और जो इसकी ये वाला है ATGC, यानी अगर आप प्रोब ऑर्डर करते हैं किसी से, आपके पास कोई किट है उसमें प्रोब है, तो प्रोब की सीक्वेंस भी स्पेसिफिक। अब आप मुझसे पूछेंगे कि किसकी स्पेसिफिक होगी। प्रोब की सीक्वेंस होती है स्पेसिफिक, जो ये वाला फॉरवर्ड प्राइमर है इसके रास्ते में आती है। यानी कि जब ये यहां से चलना शुरू होता है आगे आगे आगे, तो आगे थोड़ा सा आगे जाके किसी भी जगह पे इसकी टारगेट सीक्वेंस होती है। यानी प्रोब का टैग पॉलीमरेज के रास्ते में आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है इसकी 5 प्राइम एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। मुश्किल लफ्ज बोल दिया शायद मैंने, मैं बोलता हूँ। इसकी आदत है कि इसके बीच में अगर कोई डीएनए की सीक्वेंस लगी हुई आती है तो ये इसको काटता हुआ चला जाता है। टैग डीएनए पॉलीमरेज में एक सलाहियत होती है कि अगर कोई डीएनए की सीक्वेंस कहीं उसके रास्ते में बाइंड हुई भी हो तो वो उसको उड़ाता हुआ चला जाता है और बोलता है हाँ भाई अपनी मर्जी से रख। तो ये जो टैग पॉलीमरेज की एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है जो इसको कट करता है,
तो होता है वो है जिसका डर था। क्या होता है कि आपके पास ये जो रिपोर्टर मॉलिक्यूल है ये फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस करना शुरू करता है, तो हमारे पास फ्लोरोसेंट रिकॉर्ड हो जाती है एक कॉपी की। एक साइकिल में हमारे पास डिटेक्ट हो गया कि भाई अगर एक कॉपी है तो इतनी फ्लोरोसेंस डिटेक्ट होगी एक साइकिल के ऊपर। उसके बाद दूसरा साइकिल शुरू होता है। ये रिपोर्ट प्रोब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं वहां पे, तो जितने ज्यादा ये साइकिल चलते रहेंगे हर साइकिल में यही होता है, और उससे आपके पास जो रिपोर्टर सिग्नल है वो जमा होता जाता है, 1 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट 20 यूनिट, और वो बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा जो है डीएनए की ये वाली सीक्वेंस एम्पलीफाई होगी उतना जो है रिपोर्टर फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल का सिग्नल डिटेक्ट होगा। जितना ज्यादा ये सिग्नल डिटेक्ट होगा उतनी ज्यादा आपके पास क्वांटिफिकेशन आएगी, मतलब उतनी ज्यादा स्ट्रैंड्स हैं आपके पास डीएनए। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस कैन डिस्कस। हम सवाल जो है वो डिस्कस। तो ये वही उन्होंने बताया हुआ, ये देखिए ये आ रहा है, ये इसको क्लीवेज करता है। जब क्लीवेज होती है देखेंगे, मैंने बताया था ना, ये वही हुआ जिसका डर था। तो ये इसने इसको चॉप कर दिया। जब इसने इसको चॉप किया तो चॉप होने के बाद इस तरह से ये हो जाता। ठीक है, जो प्रोब है वो ब्रेक हो जाती है और उससे सिग्नल उसका रिलीज होता है, क्योंकि रिपोर्टर की और क्विंचर की दोस्ती खत्म हो जाती है, तो सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसको जो है वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने दूसरी बात की थी साइबर ग्रीन की। तो साइबर ग्रीन जो है उसमें भी जो है वो सेम प्रोसेस होता है, पर यहाँ पे कोई प्रोब यूज नहीं होता। प्रोसेस तो सेम है। जैसे ही डीएनए डबल होना शुरू होता है तो हम एक चीज यूज करते हैं, एक जादुई मॉलिक्यूल यूज करते हैं जिसे बोलते हैं साइबर ग्रीन। तो ये साइबर ग्रीन जब कभी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, ये उससे बाइंड करने की एबिलिटी रखता है। तो ये जो फ्रंट बाइंड हो जाता है, तो ये जो उससे बाइंड होता है तो उसके नतीजे में आपको साइबर ग्रीन जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस करती है उसी तरह से जिस तरह से वहां था। मगर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टारगेटेड सीक्वेंस यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये हर उस डबल डीएनए सीक्वेंस से बाइंड होगा जो कि डबल है। तो हर दफा आपके पास जो सीक्वेंस बन रही है वो डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, थैंक यू सो मच अभी के लिए।